नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना आगमन हुआ, पूरे पटना को पोस्टर से बैनर से पाट दिया गया और मज़े की बात है कि जेपी नड्डा का विरोध भी हुआ। मनीष आनंद जी, देखिए, विरोध पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने किया था। जब हम लोग भी छात्र जीवन में थे तब से पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा का मांग है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा जी यहाँ से पढ़े लिखे हैं, उनकी एकेडमिक पटना यूनिवर्सिटी से हुई है। इसीलिए छात्रों के मन में, देखिए, एक परिवार समझते हैं छात्र, और उसी अनुसार अपनी मांग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने रखा है। विरोध करने का तरीका थोड़ा गलत था। अगर इसी को अच्छे तरीके से मिल के ज्ञापन दे के किया जाता तो ये काफ़ी अच्छा होता। मुख्यमंत्री जी भी यहीं के छात्र रहे। मुख्यमंत्री, देखिए अनिल जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आप उसको फुलफ़िल करिएगा तभी आपको वो दर्जा मिलेगा। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पे काम कर रही है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगी पटना यूनिवर्सिटी तो निश्चित तौर पे उसको विशेष पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मनीष जी, अगर अभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। बिहार में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आप मजबूत स्थिति में हैं, और क्राइटेरिया, यही बात आकर घुमावदार हो जाती है नेताओं की। नहीं, घुमावदार नहीं हो जाती है। जैसे हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी अब नेता आएगा तो उसको आप राजकीय अतिथि नहीं घोषित कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया होती है कि राजकीय अतिथि कौन होगा। तो उसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय किसको मिलेगा, इसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी कुछ क्राइटेरिया है। अगर फुलफ़िल होगा तभी उसको वो दर्जा दिया जा सकता है। तो अगर मान लिया सरकार हमारा यहाँ है और केंद्र में है तो हम लोग नियमों को ताक पे तो नहीं रख सकते हैं जी। तो ये प्रक्रिया के तहत ही होगी। अगर पटना विश्वविद्यालय उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है तो निश्चित तौर पे उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मानना है, मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो निजी राय मेरी है कि अवश्य मिलना चाहिए। मनीष जी, इन दिनों आपने देखा होगा राष्ट्रपति को लेकर के जो विवाद गहराया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग लिया, लेकिन क्या देश में महिलाओं की स्थिति होगी जब एक दलित राष्ट्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उनका नाम ही अधीर है, उनमें धैर्य है ही नहीं। बात सिर्फ राष्ट्रपति की गरिमा का नहीं है, बात एक महिला के अपमान करने का है। तो मुझे लगता है जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पूरे सदन से, जितना भी संसद का कार्यकाल है उस पूरे सत्र से उनको सदन से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति एक एडजेक्टिव है। आप ये नहीं कह सकते, उसमें बहाना नहीं मार सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर महिला का क्रिकेट होता है तो आप उसको विकेट कीपर नहीं कहते हैं, विकेट कीपर ही कहलाता है। गोल कीपर नहीं होता है फुटबॉल में, गोल कीपर ही होता है। तो ये एक एडजेक्टिव है। और अगर इतनी समझ अगर आपको नहीं है तो आप सदन में जाने लायक नहीं है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का भी हक नहीं है जी। तो ये मैडम सोनिया को देखना चाहिए कि उन्होंने सदन में नेता किसको रखा है। मनीष जी, अब आते हैं आपकी पार्टी पर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जब हाजीपुर गए थे तो उनका दर्द छलक गया अपने बड़े भाई की प्रतिमा को देखकर, जिसे कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने लगवाया था। पारस जी ने कहा है कि आसमान के नीचे, खुली आसमान के नीचे ये प्रतिमा लगी हुई है, मैं अपने पैसों से, अपने सैलरी से, हालांकि एक हंसी की भी बात उन्होंने कही कि अगर पैसा घटेगा तो मैं चंदा करके भी लगवाऊँ। देखिए, 5 जुलाई को अनावरण हुआ था उस प्रतिमा का। अगर आप अभी जाके देखेंगे तो उसकी स्थिति आप अभी जाके देख लीजिए, कहीं से पेंट उड़ गया है। एक तो देखिए, हड़बड़ में उन्होंने एक सिंपल जो होता है, जो सीमेंट से बनता है, उससे बनवाया गया यह प्रतिमा है। पता नहीं चिराग जी को किस बात की हड़बड़ी थी, लेकिन अगर आपने कहीं बनवाया है तो उसके संरक्षण की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे उनके बड़े भाई हैं, ये दशा देख के उन मर्माहत हुए ही होंगे, ये एक स्वाभाविक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि शेड डलवा के उसका नवीनीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पे जल्द से जल्द आपको उसमें दिखाई देगा। पारस जी ने एक और बात कही, यही मेरा आखिरी सवाल भी होगा। आज पशुपति कुमार पारस जिस जगह पर हैं वह स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर से मैं प्रत्याशी रहूँगा एनडीए का। चिराग या उनकी माताजी
यहाँ लड़कर देख लें, जनता फैसला दे। देखिए, निश्चित तौर में अगर लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। रामविलास पासवान ने अपने जीते जी उनको वहाँ का अपनी कर्मभूमि पारस जी के हाथों में सौंपी थी, और जिस तरह से विधान परिषद में उनकी हार हुई है, पूरा यूपीए उड़ गया था एनडीए की आंधी में। तो अगर चिराग आ जाएं, मैडम रीना पासवान जी आ जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंततोगत्वा जनता ही जनार्दन होती है, और जनता का बहुमत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। चिराग पासवान जी की पार्टी का, हालांकि हमने कहा था आपसे कि आखिरी सवाल है, लेकिन आपसे बात जब होता है, चिराग की बातें आती है तो कुछ सवाल अंत तक निकल जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोला है कि पशुपति कुमार पारस की बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं पता नहीं कहाँ से प्रोफेसर हैं, होम साइंस के प्रोफेसर होंगे शायद, जो मुझे लगता है इतनी कम आयु में प्रोफेसर। उनको सबसे पहले तो ये भी जांच का विषय कि वो प्रोफेसर है कहाँ से। रही बात यूनिवर्सिटी में है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो एडॉक पे टीचर हैं। प्रोसेस, उसका भी प्रोसेस है, उसकी भी प्रक्रिया है कि पहले आप लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर जाने के बाद आपको वो लगभग 50-55 वर्ष के बाद ही सारा प्रोसेस करके ही प्रोफेसर विनीत सिंह, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, लोजपा के प्रवक्ता हैं, सारा प्रोसेस करके ही आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो एडॉक पे पढ़ा रहे हैं, उनको शुभकामना है मेरी। लेकिन देखिए, वो उस बात को काट के, ये उनकी समझदारी थी। अगर आप बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं तो ये उनकी समझदारी थी, क्योंकि कैमरा और आईना झूठ नहीं बोलता है। जिस तरह से जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर आया था, और अनिल साधु हों, उनकी दोनों, चिराग जी की दोनों बहनें हों, बड़की माँ हों, साधु जी को गाड़ी के आगे लेटना पड़ा था। लेकिन अनिल साधु ने इन बातों का खंडन किया है। मैं कह रहा हूँ कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है ना। अगर आप उस समय होंगे तो आपके कैमरा में वो फुटेज होगा। कैमरा और आईना तो झूठ नहीं बोलता है। खंडन के लिए आज जीजा साला कुछ भी कर लें। एक कहावत है बिहार में, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो उसका वो फ़र्ज निभाए। लेकिन कैमरा और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। उस समय सारे मीडिया में ये देखा गया था कि किस तरह से साधु जी गाड़ी के आगे लेटे थे। और अक्सर, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, चिराग जी अपनी बड़ी माँ के पास नहीं जाते थे कि इनका देह महकता है। हमेशा उपेक्षा करने का काम करते थे चिराग पासवान जी। तो जो भी उनके तरफ से प्रवक्ता ने बोला है, वो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोला है, क्योंकि वो झुठाया नहीं जा सकता था। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, जिनका साफ कहना है कि चिराग पासवान और उनके जीजाजी आज झूठ बोल रहे हैं। कैमरा और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।